कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को मेटल और अटैच्ड लिगेंड्स की नेचर कैसे अफेक्ट करती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो भाई, अब आपको ये पता है कि थर्मोडायनेमिक्स, इससे पहले के टॉपिक्स में आपने पढ़ लिया है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, समझ गई बात। लेकिन अब हम बताओ बात हम किसकी करेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। समझ गई बात कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है भाई। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला बताओ क्या आपका, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल आयन। बोलो भाई, पहले देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मेटल आयन से कैसे अफेक्ट होती है, नेचर ऑफ मेटल आयन से। फिर मतलब क्या पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द लिगेंड से कैसे अफेक्ट होती है। मतलब भाई कि मेटल आयन की नेचर कैसे अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। ओके, तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल आयन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहला बताओ क्या होता है। तो मेटल का पहला कौन सा फैक्टर होता है, साइज ऑफ द सेंटर मेटल आयन। भैया आप मुझे बताएं, अगर सेंट्रल मेटल आयन का साइज कम हो जाएगा तो उसे स्टेबिलिटी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। जितना कोई कैटायन होगी जितनी क्या होगी, स्मॉलर होगी। बोलो भाई, कोई बाईवैलेंट कैटायन है जितनी क्या होगी वो स्मॉलर होगी, उतना ही वो एक तरह से भाई लिगेंड्स को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगी क्या, उतना ही क्या होगा वहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होएगा। तो क्या होगा, तो अगर बाईवैलेंट कैटायन का साइज घटे तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और ऐसा भी होता भी है। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखो भाई, बताओ यहाँ पर क्या है इनके रेडिया, अरे इनके रेडियस है, रेडियाई बताओ एंगस्ट्रॉम में है। लिथियम में बताओ क्या होता है 0.6 और सीजियम का 0.95। तो देखो रेडियस लगातार क्या हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो रेडियस लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। लेकिन भाई स्टेबिलिटी देखो, लिथियम क्या करता है सबसे स्टेबल, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, सबसे कम भाई सीजियम। और सिमिलर ट्रेंड आपको बताओ कहाँ देखने को मिलेगा, बाईवैलेंट में। बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन क्या है, सबसे छोटी भाई, चेक करो इजंट इट। सबसे स्टेबल कौन बना रही है, यही बना रही है। सबसे लार्जर कौन सी है, Ra2 पॉजिटिव। ये बताओ क्या कर रही है, अरे बोलो भाई, Ra2 पॉजिटिव तो क्या कर रही है भाई, रेडियम 2 पॉजिटिव तो क्या कर रहा है 1.4। सबसे क्या लार्जर क्या है, लार्जेस्ट क्या कैटायन, ये क्या बोले सबसे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो बात आपको पहले पड़ेगी कि साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन कैसे इसको अफेक्ट करता है। साइज घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बताओ क्या भाई, और भाई देखो और एग्जांपल हमने अपने यहाँ पर रखे M3 पॉजिटिव आयंस की। M3 पॉजिटिव आयंस का आप देखो भाई, नजर आए आपको, अरे बोलो भाई, लैंथनम, स्कैंडियम, एटीरियम 3 पॉजिटिव और लैंथनम 3 पॉजिटिव, तीनों क्या है ट्राइवेलेंट। सबसे लार्जर कौन सी है, लैंथनम, सबसे क्या बनाती है अनस्टेबल, और ये सबसे क्या है ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और बताओ आप मुझे, ये बताओ आप, और जो हमारे पास क्या होती है, अरे इरविंग विलियम सीरीज, वो तो आपने पढ़ा होगा ना। इरविंग विलियम सीरीज में क्या होता है बताओ, मैग्नीज से स्टेबल कौन बनाता है, आयरन, आयरन से स्टेबल भाई कोबाल्ट, कोबाल्ट से स्टेबल बाईवैलेंट निकल, बाईवैलेंट निकल से कॉपर 2 पॉजिटिव। अब इससे भी स्टेबल किसको बनाने चाहिए थे वैसे तो, लेकिन देखो भाई जिंक का, भाई जिंक बनाता नहीं। पहली बात तो जिंक का साइज तो गया थोड़ा सा बढ़ गया, वही ना कि घट गया। दूसरी बात वही तो कॉपर के, तो इरविंग विलियम सीरीज में कॉपर के एक्सेप्शनली, हाँ एक्सेप्ट, देखो भैया यहाँ से देखो आप, मैग्नीज से स्टेबल आयरन, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा साइज घटेगा तो क्या हो लगातार भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ेगा ना, और भाई कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
लेकिन कॉपर क्या है सबसे ऊपर, जिंक से ऊपर। क्यों भाई? पहली बात तो जिंक का साइज क्या है, कॉपर से कम है, घटता नहीं चला गया भाई। दूसरी बात कॉपर हमको पता है भाई, ये बताओ क्या होता है, अरे भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है। बात आपको पहले पड़ गई। तो साइज ऑफ द आयन में जो अगर हल्का फुल्का क्या है भाई एनोमली है, वो मैं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बात। और तो चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। अब आप क्या बताओ, जैसे आपने देख लिया भाई कि साइज अफेक्ट करता है, अब बताओ क्या है, चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ये कैसे अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को, बताओ भाई। आप यहाँ पर देखो भाई, लैंथेनम 3 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बनाएगा? अरे बोलो भाई लैंथेनम। क्यों? हालांकि हमने यहाँ पर साइज भी लिखा हुआ इनका भाई, लेकिन यहाँ पर डोमिनेट, अरे भाई यहाँ पर डोमिनेट तो कौन कर रहा है? चार्ज। लैंथेनम 3 पॉजिटिव क्या बनाएगा? मच स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली भाई थोरियम में, एटीरियम में, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में और सोडियम 1 पॉजिटिव में मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाएगा? थोरियम। नहीं समझेगा तो हमने भाई बात देख ली कि साइज क्या होना चाहिए? कम। चार्ज क्या होना चाहिए भाई? ज़्यादा। तो मेटल आयन क्या बनेगी? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। यानी भाई हाँ मैं बेटा आपको समझ गया। आप यहाँ पर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर देखो, यहाँ पर आपको हो गया साइज वाला फैक्टर यहाँ पर भाई डोमिनेट क्यों नहीं कर रहा? वो बेटा वो अगर ऐसा हो ना तो आपने क्या करना, आपने चार्ज टू साइज रेशियो निकालना है क्या भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर साइज का फैक्टर डोमिनेट नहीं करता, यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? चार्ज का। इसमें यहाँ पर सिंपली क्या लिखे भाई? ट्राइवेलेंट बोलो भाई, बाईवेलेंट और मोनोवेलेंट। लेकिन अगर मान ले भाई साइज में कंसिडरेबल क्या हो डिफरेंस, तब आपने मतलब क्या करना है भाई? चार्ज टू साइज। इसलिए देखो थर्ड फैक्टर क्या हमारा? थर्ड फैक्टर बताओ क्या है? अगर भाई साइज या चार्ज से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा क्या बनाएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या करो? चार्ज टू साइज रेशियो निकाल लो आप। ठीक है। अरे बताओ भाई, अब दो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव है लेकिन 2.70, ये बताओ क्या है? अरे भाई इसका चार्ज टू साइज रेशियो क्या है? 2.70। इसका बताओ क्या है? 4.76। तो मोर स्टेबल तो बताओ कौन बनेगा? तो बेस्ट तो ये है कि आप ना तो साइज और ना ही चार्ज, इनमें से किसी को भी कंसिडर ना करो, बल्कि आप क्या निकालो? चार्ज टू साइज रेशियो। जिसका चार्ज टू साइज रेशियो सबसे क्या आएगा? ज़्यादा, वो बताओ क्या बनेगा? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। इजंट इट? अब ठीक है, बताओ देखो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, बताओ ये क्या इनके चार्ज, ये क्या इनके रेडियस, और ये बताओ क्या इनके चार्ज टू साइज रेशियो। तो लिथियम से बेरियम 2 पॉजिटिव में बताओ चार्ज टू साइज रेशियो सबसे ज़्यादा बताओ किसका है हमारे पास? बेरियम का है इनमें से भाई। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताओ कौन बना इनमें से? अब बोलो यहाँ पर आप देखो भाई, थोरियम देखो आप 4 पॉजिटिव है लेकिन सबसे स्टेबल नहीं बनाएगा। क्यों? इसका साइज क्या काफ़ी ज़्यादा भाई, +4 चार्ज होने के बावजूद ये भाई क्या बनाता है? इसका चार्ज टू साइज तो क्या आएगा? 4.20। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी गया। तो बेस्ट तो क्या होता है? आप क्या निकालो इसका? चार्ज टू साइज रेशियो। आसान है मुश्किल भाई? लेकिन एक भाई जनरल आइडिया लेने के लिए था ये कि सिर्फ या तो भाई साइज का फैक्टर या अकेला चार्ज का फैक्टर। ठीक है बात। अब आप ये बताओ भाई, अब आपने क्या पढ़ना बताओ? अरे और अब तो फोर्थ फैक्टर क्या होता है? क्लास ऑफ द मेटल आयन। क्या? क्लास ऑफ द मेटल आयन। अब आपने ये पढ़ना भाई। तो तीसरा फैक्टर क्या होता है? तो पहला फैक्टर क्या है? मेटल आयन का साइज। दूसरा भाई क्या है उसका? चार्ज। तीसरा क्या है उसका? चार्ज टू साइज रेशियो। बल्कि पहले दो फैक्टर के बजाय में हो आपको हमेशा ये तीसरा फैक्टर आप पता करो। ये बैटरी डिसाइड, लेकिन कई बार क्या होता है चार्ज टू साइज रेशियो आपको पता नहीं होता ना, तो आप अकेला चार्ज के ऊपर, क्योंकि भाई कई बार पेपर में उनका साइज ना दे रखा हो, चार्ज तो आपको नजर आएगा। आप भाई चार्ज टू साइज रेशियो आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना उस टाइम पे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तब आप भाई सिंपली उनके चार्जेस के बेसिस पे आप भाई आंसर पता करने की ट्राई करते हो। इजंट इट? अरे बोलो। तो नेक्स्ट फैक्टर तो क्या है? क्लास ऑफ द मेटल आयन। अब भैया आपने पढ़ा होगा ना कि मेटल्स को हम दो क्लासेस में बांटते हैं। एक होती है क्लास ए मेटल्स, एक होती है क्लास
बी मेटल्स। क्या नहीं होती भाई? क्लास ए मेटल्स एंड क्लास बी मेटल्स। क्लास ए मेटल्स कौन सी होती हैं? बोलो भाई, क्लास ए मेटल्स कौन सी होती हैं? जिनके पास क्या होते हैं? बोलो भाई, कम क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। इजीली पोलराइजेबल नहीं होती। और तो क्या होती है वो? बोलो, उनका हाई क्या होता है? चार्ज टू साइज रेशियो उनका क्या होता है? हाई होता है जनरली, इजंट इट? और उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है भाई लार्जली नेगेटिव। क्या होता है? लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। क्या होते हैं हमारी वो? क्लास ए मेटल्स। समझे बात? तो क्लास ए मेटल्स किससे बॉन्ड बनाना चाहेंगी? क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव, यानी ये रिड्यूस होना। भाई क्लास ए मेटल्स में कौन आती हैं? आपकी एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और काफी हद तक आपकी 3D सीरीज। अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे 3D सीरीज वाली का तकरीबन, और भाई एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं? आपकी क्लास ए मेटल्स होती ना, बाकी नहीं पूरी टेबल होती है। तो क्लास ए मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? काफी नेगेटिव होता है। मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती। लेकिन अगर आपने क्लास ए मेटलाइन के पड़ोस में आपने कोई बड़ी एनायन रख दी, आपने क्या रख दिया? कोई सॉफ्ट बेस रख दिया, आई नेगेटिव टाइप, आई नेगेटिव टाइप। तो आई लिगेंड अगर क्या है भाई? लिगेंड्स क्या है अगर आई नेगेटिव, तो ये क्या बहुत इजीली क्या होते हैं? पोलराइजेबल। ये क्या होते हैं? बहुत इजीली। तो अगर आपने क्लास ए मेटल के पड़ोस में अपने क्या रख दी कोई, अगर आपने क्लास ए मेटल से अपने क्या टच करवा दिया? सॉफ्ट बेस। अगर लिगेंड्स क्या है भाई? सॉफ्ट बेस हैं। नहीं पता आपको? पहले पड़ी पता होगा ना? अरे सॉफ्ट बेस क्या होते हैं? सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं? जो इजीली क्या हो? पोलराइजेबल, लेस क्या उनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। पता होगा ना आपको भाई? अरे आयोडाइड क्या है? सॉफ्ट बेस। फ्लोराइड क्या है? हार्ड बेस। पता होगा ना आपको इस चीज का? तो ये जो सॉफ्ट बेस होते हैं क्या हो? इजीली क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज हो गए तो डेंसिटी एक तरह से किसकी तरफ आ गई? मेटल की तरफ भाई। लेकिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ये डेंसिटी लेना नहीं चाहता भाई, इसको जबरदस्त डेंसिटी मिल रही है, इसको भी डेंसिटी फोर्सफुली मिल रही है। ये डेंसिटी सेट करना नहीं चाहता भाई। लेकिन क्योंकि इसके पड़ोस में क्या है? बहुत इजीली पोलराइजेबल क्या आएगी? एनायन। तो क्लास ए मेटल्स इससे बाइंड करना चाहेगा? नहीं। ये किससे बाइंड करना चाहेगा? फ्लोराइड से, जो कि इजीली पोलराइज नहीं होते भाई। जैसा क्लाउड इजीली पोलराइज नहीं होता, तो ये इससे बाइंड करना चाहेगा। क्यों? ये क्या बताओ भाई? क्लास ए मेटल ये फ्लोराइड से, यानी कि हार्ड बेस से बाइंड करना क्यों चाहता है? क्योंकि हार्ड बेस इजीली पोलराइज नहीं होते भाई। हार्ड बेस इजीली पोलराइज नहीं होंगे तो भाई वो उनका क्लाउड क्या नहीं होगा? डिस्टोर्ट नहीं होगा। और जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ नहीं आती? क्लास ए मेटल्स की तरफ, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो भाई ये डेंसिटी सेट करना नहीं चाहते, तो जो भी पोलराइज होकर डेंसिटी देगा इसको, ये उससे बाइंड करना नहीं चाहेगा भाई। बात आपको पहले पड़ी? तो क्लास ए मेटल किससे बाइंड करना चाहती है? हार्ड बेस से। तो क्लास ए मेटल्स भी किससे बाइंड करना चाहती हैं? और सिमिलरली जो क्लास बी मेटल होती है, तो क्या हमारे पास क्लास ए, ये क्या है? क्लास बी। अरे तो क्या है? बॉर्डर लाइन मेटल्स। ये क्या हमारे पास भाई? बॉर्डर लाइन मेटल्स। अब तो ये बताओ कौन सी मेटल हमारे पास? क्लास बी मेटल्स। ठीक है, क्लास बी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ क्या होता है? पॉजिटिव। क्लास बी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई? मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है भाई, तो वो किससे बाइंड करना प्रेफर करेंगी? क्योंकि क्लास बी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करना चाहती हैं, तो वो किससे बाइंड करना प्रेफर करेंगी? जो कि पोलराइज होके डेंसिटी दे सके उसको भाई, तो वो किससे बाइंड करना प्रेफर करती हैं? सॉफ्ट बेस से। क्योंकि सॉफ्ट बेस क्या होते हैं? इजीली पोलराइज होते हैं और वो डेंसिटी एक तरह से डोनेट कर देते हैं डिस्टोर्ट होके। नहीं पता आपको पहले पड़ी? तो क्लास ए किससे बाइंड करते? तो बताओ। तो अगर मैं ये कहूँ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बताओ
क्लास ए इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा? क्लास ए की तो प्रायोरिटी ये होगी बाइंड करने की, और क्लास बी की प्रायोरिटी क्या होगी? उल्टा। क्लास बी मेटल किससे बाइंड करना चाहेगी? आयोडाइड से। क्लास ए मेटल हुई फ्लोराइड से। इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। सिमिलरली हमने यहाँ पर वही बाकी लिगेंड्स यहाँ पर दे रखे हैं, आसान की मुश्किल ये। अब बताओ भाई फिर क्या है? इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ना बताओ भाई कि लिगेंड की नेचर इसको भी कैसे इफेक्ट करती है। अभी तक आपने बताओ क्या पढ़ा है? अब तक आपने पढ़ा बताओ क्या पढ़ा भाई? बताओ कि भाई मेटल की, अरे भाई जो क्या बोलते हैं, मेटल की जो नेचर है वो कैसे अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को। अब आप क्या पढ़े भाई कि लिगेंड की नेचर कैसे अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को। ठीक है बात। तो एक तो वही हो गया भाई जो हैलाइड्स हैं, क्या भाई? चार्ज एंड साइज ऑफ द लिगेंड। ठीक है, बोलो भाई अगर लिगेंड्स के ऊपर चार्ज क्या, बताओ भाई अगर लिगेंड का चार्ज टू साइज रेशियो क्या काफ़ी कम है, समझे बात? बोलो भाई तो वो किससे बाइंड करना प्रेफर करता है? क्या बोलते हैं, क्लास बी मेटल से, अदरवाइज क्लास ए मेटल से। भाई देखो, अब देखो, अरे भाई आयोडाइड किससे बाइंड करना, आयोडाइड किससे बाइंड करना प्रेफर करता है? भाई आप ये भी कह सकते हो, अरे भाई सॉफ्ट बेस किससे बाइंड करना प्रेफर करेंगे? क्लास बी मेटल से, और हार्ड बेस क्लास ए मेटल से। इजंट इट? अरे बोलो भाई स्मॉलर साइज लिगेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। बताओ किससे भाई? क्लास ए मेटल से। और बिगर लिगेंड्स किससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? क्लास बी मेटल से। ठीक है बात। और बताओ क्या होता है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स। अगर हमारे पास, बताओ क्या, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ लिखी हुई है जितना किसी लिगेंड की बताओ क्या बढ़ती है? बेसिसिटी, उतना ही ज़्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी स्टेबिलिटी एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करती है? अरे भाई किसी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर जितना इजीली क्या है डोनेट हो पाएंगे ना, उतना क्या बनेगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो बेसिसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी। और तो क्या, बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड्स भाई। ठीक है, एक बात और देखिए भाई, अगर कोई लिगेंड भाई क्या कर सकता है? पाई बॉन्डिंग कर सकता है। बैक बॉन्डिंग जो सीओ होता है, सीओ क्या करता है? कार्बन साइड से एक लोन पे डोनेट करता है किसको? मेटल को, और अपने पाई स्टार में क्या करता है? डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेता है ना? तो जो भी क्या करते हैं बैक बॉन्डिंग करते हैं जो लिगेंड्स, वो क्या बनाते हैं जनरली? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अरे बोलो भाई, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि भाई मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स के अंदर तो क्या है, अगर, अरे भाई अगर जो लिगेंड्स आपने कंसीडर किए हैं, जो आपने लिगेंड्स यूज़ किए हैं, अगर उनके अंदर स्टेरिक रिपल्शन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक्स उनके अंदर, तो उससे भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी घटती भाई। समझ गए बात? आप ये देखें हमारे पास भाई, बताओ दो लिगेंड्स हमारे पास, बताओ एक तो ये है भाई, अरे बोलो भाई यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं ना। अरे भाई अगर मान लिया यहाँ पर तो क्या जाए हमारे पास? मिथाइल आ गया ना मिथाइल भाई। अरे भाई हमारे पास मेरे को देखो सेम कॉम्प्लेक्स है, इजंट इट? 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन। अरे भाई ये तो क्या है? कॉम्प्लेक्स विद 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन। अरे तो क्या है? कॉम्प्लेक्स विद 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन। तो मिथाइल आ गए तो क्या यहाँ से रिपल्शन नहीं आया क्या? तो अगर लिगेंड्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्रुप आ गए, उससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हो जाएगी, घट जाएगी। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। ये क्या होगा? लेस स्टेबल। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेबल। वो बताओ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ऑफ द लिगेंड। ये बताओ क्या होता है भाई? जनरली पाया गया है अगर लिगेंड्स क्या है? न्यूट्रल। अगर लिगेंड्स क्या भाई? न्यूट्रल है, तो जितना ज़्यादा क्या होता है उसका डाइपोल मोमेंट, उतना ही ज़्यादा क्या बनती है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अमोनिया, इथाइलमीन, इथाइल डाइमीन, बोलो भाई, ट्राइथाइलमीन, बताओ भाई इनमें सबसे स्टेबल कौन सा बनेगा? अमोनिया, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा आएगा।
बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, अरे क्या होता है स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लिगेंड। भाई कई बार क्या होता है, कई लिगेंड्स ऐसे होते हैं कि उनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो आपके भाई पोरफायरिन्स होते हैं, क्या पता हो ना पोरफायरिन क्या होते हैं? वहाँ पर 4 पायरल ग्रुप्स होते हैं मीथेन ब्रिज से कनेक्टेड, तो ये जनरली क्या बनाते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ऐसा कोई लिगेंड भाई, अरे पोरफायरिन सिस्टम, ये प्लेनर होता है और ये स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन करता है भाई, तो ये जनरली क्या बनाते हैं बताओ भाई, पोरफायरिन और इसके डेरिवेटिव्स क्या बनाते हैं जनरली, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अरे बोलो भाई, तो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिगेंड। और तो क्या होता है चिलेटिंग इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। भाई एक बात और देखी गई है, कई लिगेंड्स क्या करते हैं, वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया भाई, एक तो बताओ मैं सिर्फ क्या जोड़ूँ, सिंपल यहाँ पर सिंपल अमोनिया में यहाँ पर अटैच करूँ, इजंट इट? और एक तो मैं यहाँ पर सिंपल अमोनिया अटैच करूँ, और एक भाई तो हम यहाँ पर क्या करते हैं NH2 बताओ CH2 NH2, तो क्या बन गए 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बन गया क्या? तो अगर हम इसको बोलते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इनको भाई, चीलेट। भाई चीलेट्स की स्टेबिलिटी फर्दर एक भाई काफ़ी एक्सटेंडेड टॉपिक है, उसको आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, लेकिन जनरली आप क्या मानो भाई, चिलेशन हो तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो भाई, अरे भाई इथाइलिन डाइमीन है, इथाइलिन डाइमीन लेस स्टेबल मोर स्टेबल, यानी अगर हमारे पास क्या है बाइडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और क्या बनाते हैं चीलेट फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि रिंग फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ, तो उससे स्टेबिलिटी क्या होती है बोलो भाई, बढ़ती है। और देखो फिर क्या होता है भाई, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। बोलो भाई, कई क्या होते हैं, अरे भाई इस टाइप इन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक, ये बहुत बड़े लिगेंड्स होते हैं भाई, नहीं समझे बात, ये एक इफेक्ट होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, उसके जरिए काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे ये हमारा क्या है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स, क्या तो ये तो क्या बनेगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स क्या होंगे, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के जरिए क्या करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। और बताओ भाई कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड्स, क्या कई कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं भाई, वो बनते ही तब हैं, कई कॉम्प्लेक्सेस तो बनते ही तब हैं जब लिगेंड्स की कंसंट्रेशन एक खास वैल्यू को क्रॉस कर जाती है। अगर लिगेंड्स की कंसंट्रेशन भाई एक खास वैल्यू क्रॉस नहीं करती ना, तो कॉम्प्लेक्स बनते ही नहीं, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी ही किस बात से डिसाइड होती है, लिगेंड्स की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन से। बात आपको पहले पड़ी? तो आप यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर देखो भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आपने बताओ क्या रखी, अगर आपने SC नहीं, आपने क्या रखी है, कम कंसंट्रेशन रखी है, तो कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं भाई, SCN का कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं, ये रहेगा हमारे पास 2 पॉजिटिव, समझ गए बात। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी SCN की, तो आपके पास बन जाएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ये स्टेबल काफ़ी आसान है, मुश्किल है। अब बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, फिर क्या है, द बाईवैलेंट आयन दैट फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इन इरविंग विलियम सीरीज इज, बताओ कौन सा होगा, जिंक, निकल, मैग्नीज, कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव, बताओ ना कुछ तो भाई। और बताओ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्लास ए मेटल्स विद हैलाइड्स एज लिगेंड्स विल बी, बताओ भाई हैलाइड्स के साथ क्लास ए मेटल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होएगा, ये होगा ना भाई, क्योंकि आपको पता है भाई क्लास ए मेटल हार्ड बेस क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो फ्लोराइड क्या है हार्ड बेस, आयोडाइड क्या है सॉफ्ट बेस, इजंट इट? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।